हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अच्छे अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण बनते हैं उनको देखेंगे ही, रिविजन भी रहेगा और बहुत कुछ रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं रिवीजन सेक्शन से। जैसा कि आपको पता है हर दिन सबसे पहले तो हम लोग कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एशियन गेम्स के बारे में कल हम लोगों ने सब कुछ जाना ही था। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? टोटल 107 मेडल जीते हैं। याद रखना, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। 28 तो इस बार गोल्ड आया हुआ है, इसके अलावा 38 इस बार सिल्वर आया हुआ है, इसके अलावा अपने 41 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं। टोटल 107 मेडल आया हुआ है। ये बात आपको बिल्कुल रटी हो जाना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने कितने वर्षों बाद अपना झंडा बदला है? तो भारतीय वायुसेना का फ्लैग चेंज हुआ है 72 वर्षों के बाद। कल हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार भी कहा है कि बिहार की तरह है ही हम लोग भी जातिगत जनगणना जारी करेंगे। इसके अलावा कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड जीता था द सर्वाइवर ने। इसके अलावा आरबीआई ने दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना को कहा कि इसके जो लाभार्थी हैं इनको पीआईडीएफ योजना में भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन यानी इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन समिट इसका उद्घाटन किया है। प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? जो यूरोप का पहला पूरी तरीके से निजी रॉकेट लॉन्च किया है तो ये स्पेन की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। नाम है इसका पीएलडी स्पेस। ठीक है। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। केंद्र सरकार ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। और अभी हाल ही में हमास नाम का जो आतंकी संगठन है इसके द्वारा दोस्तों इसराइल पर अचानक से हमला किया गया और उसके बाद उधर से हिजबुल्लाह का भी अटैक होता है। काफी तगड़ी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस पर मैंने वीडियो भी आपको बना करके दी हुई है। तो ये तो फिलहाल टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया बहुत ही फास्ट मोड में रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले बता दूं डिटेल वाली जो पीडीएफ होती है ना ये आपको सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप में जाइएगा, यहां पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना। आपको जितने भी चाहे दिन की चाहिए, चाहे मंथली चाहिए, चाहे वीकली चाहिए, सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। ऐसे ही हर चीज की क्विज भी मिलेगी और ये सब फ्री है। इसके अलावा ई बुक और कोर्सेज भी आप हमारे पेड ले सकते हो। आगे अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बीच में छुट्टी पड़ गई थी सैटरडे और संडे, तो सैटरडे और संडे को नहीं अनाउंस हुआ, तो मंडे को अनाउंसमेंट हुआ। तो मंडे को अनाउंसमेंट हुआ इकोनॉमी का, बाकी 5 का तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो मंडे को जब ये अनाउंस हुआ तो किसको दिए जाने की बात की गई? ये दी गई दोस्तों क्लाउडिया गोल्डीन को। तो क्लाउडिया गोल्डीन को दिया जाएगा। ये है क्लाउडिया गोल्डीन, काफी अच्छा मुस्कुराती हैं। तो ये कहती थी कि हम हमेशा चाहते थे डिटेक्टिव बनना, अब देखो बन भी गए। हालांकि वो वाला डिटेक्टिव नहीं बनी बनी ये, इन्होंने गरीबी को कैसे खत्म किया जाए ये ढूंढ निकाला है। इसके लिए इन्होंने इकोनॉमी में एक बहुत ही अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसके लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये देखिए महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये दुनिया की तीसरी ऐसी महिला है जिन्हें इकोनॉमी में मिला हुआ है। ध्यान रहे, दुनिया की तीसरी महिला जो इकोनॉमी में नोबेल प्राप्त की हैं। वैसे इसकी घोषणा कौन करता है? स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी है ऑफ साइंसेस, ये यही घोषणा करता है। आज दिन में नोबेल पुरस्कार पर वीडियो आएगी क्योंकि अब समापन हो चुका है। तो आज दिन में जो वीडियो आएगी उसमें पूरा डिटेल रहेगा, इतिहास भूगोल सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो वीडियो सेव करके डाउनलोड करके रख लेना अच्छे से, वो काम आएगा आपके आने वाले एग्जाम्स के टाइम पर। ठीक है, तो उसमें स्टैटिक से लेकर करंट अफेयर तक सब कुछ रहेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार की तो सबसे अंत में इसी की शुरुआत हुई थी। 1968 में इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे अंतिम वाला जो है वो यही सब्जेक्ट जुड़ा था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें अंतिम वाला ये था इकोनॉमी का। ठीक है, तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं गोल्डिन जो है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर हैं आज के टाइम पर। चलिए, तो ये तो रही पूरी लिस्ट सभी विजेताओं की 2023 में जिनको पुरस्कार मिलेगा। कब मिलेगा? ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर मिलेगा। इनकी पुण्यतिथि कब होती है? 10 दिसंबर को होती है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे। ठीक, चलो तो ये है पूरा लिस्ट, इसको हम लोग रिकॉल करेंगे। देखिए, चिकित्सा का नोबेल दोस्तों हंगरी की हैं कैटालिन कॉरिको, इनको दिया जाएगा।
ड्रू व्रीसमैन जो हैं ये अमेरिका के हैं, इनको दिया जाएगा। ये दोनों को चिकित्सा यानी मेडिसिन में मिलेगा। फिजिक्स में पियरे एगोस्टनी को, फेरेंक क्रॉस को और एनी एल व्हिलियर को दिया जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में मोंगी जी बोवेंडी को, लुइस ई ब्रस को और ओलेक्सी आई एकिमोव को दिया जाएगा। साहित्य में जॉन फासे को, शांति में नरगिस मोहम्मदी को और अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डीन को। इधर वाला पेज देखो बड़ा आसान है ना, एक एक को मिला हुआ है। तो ये एक एक को मिला हुआ है ये 3 क्षेत्रों में, और 3 क्षेत्रों में देखो इसमें 3 को, इसमें 3 को, इसमें 2 को मिला है। तो टोटल कितने विजेता हो गए? 3 3 6 2 8 3 11 विजेताओं को इस बार दिया गया 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। पहला अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर के ही दिन दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 9 अक्टूबर को इसके स्थापना दिवस पर हम लोग विश्व मनाते हैं डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे। आज तो फोन शुरू हो गया है, वायरलेस सुविधाएं हैं, लोग वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट हूं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग पोस्टल के माध्यम से कनेक्ट हुआ करते थे, और आज भी इसका यूज होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी पोस्टल पर डिपेंड हैं। तो इसका एक अच्छा सुनहरा इतिहास रहा है। उस इतिहास को याद करने के लिए, और उस इतिहास का क्या महत्व रहा है, क्या क्या चीजें हुई, जैसे कि पहले गांधी जी को सुभाष चंद्र जी मान लो पत्र लिखे, ठीक है, कि हम आपके इस आंदोलन से नाराज हैं। ऐसा नहीं कि फोन उठा करके घुमा दिए। हाँ, फोन हुआ करता था लेकिन ऐसा पर्सनल यूज नहीं हुआ करता था, एक पब्लिक प्लेस में ऐसा वगैरह होता था, या ऑफिसेज वगैरह में हुआ करता था उस दौर में। और पहले जाओ तो फिर भाई पोस्टल ही सर्विस थी। तो फिलहाल 150 से ज्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस मना रहे हैं आज के टाइम पर। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जाता है, जो कि 9 अक्टूबर से चलकर 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप याद रखना। तो मतलब 9 अक्टूबर को तो हम लोग विश्व डाक दिवस मनाते ही मनाते हैं, साथ ही साथ हम लोग 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाते हैं, ठीक है, वीक। इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए ट्रस्ट, कोलेबरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये है इस बार की थीम। अच्छा, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला? कोलकाता में। कब खुला? 1774 में खोला गया था। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना दोस्तों 9 अक्टूबर के दिन 1874 में हुई थी, इसीलिए 9 अक्टूबर का दिन ये चुना गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्न में। बर्न कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर? अगला, ये प्रमुख दिवस हैं जो मैंने कल भी आपका रिकॉल कराया था, तो आप आगे बढ़ सकते हैं आज। चुनाव आयोग ने नवंबर 2023 में निम्न में से किन राज्यों में चुनाव की, विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी? तो देखो 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, लेकिन उससे जस्ट पहले विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। किन किन राज्यों में? 5 राज्यों में। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना और मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं जहां पर होंगे विधानसभा के चुनाव। उपरोक्त सभी होगा आपका ऑप्शन सही। तो चुनाव आयोग के, ये भारतीय चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, या कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है अभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों चुनाव आयुक्त भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी ये तस्वीर मिल गई है, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, मेरी मेहनत बच जाएगी। ये अनूप चंद्र पांडे जी हैं, ये चुनाव आयुक्त हैं, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, और ये दूसरे वाले चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल। पहले क्या होता था, एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, जिसको आप मुख्य चुनाव आयुक्त कहो या चुनाव आयुक्त कहो, की सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त को भी लाने की बात शुरू हो गई, और तब से ये प्रचलन चला। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो पहले वाले चुनाव आयुक्त कौन थे, या कहें पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दिख रहा है कि नहीं? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ये कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इंडिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 25 जनवरी 1950 बताएंगे, इसीलिए 25 जनवरी को आप गोला कर लो, क्योंकि मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन पर अपने। ये देखो असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है, कब कब इलेक्शन कहाँ कहाँ होगा ये यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि ये डेट्स है, नवंबर में ही सब है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, नवंबर में ही सबका हो जाएगा चुनाव, ठीक है। चलिए, तो इसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। बाकी मैं पीपीटी दे दूंगा पीडीएफ, तो आप इसको रीड डाउन कर लेना। बाकी सब कुछ बता चुके हैं। चुनाव आयोग के बारे में कुछ चीजें और जान लो। अनुच्छेद 324 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324, देखो जब भी चीजें आया करें ना, मैं हमेशा बताता भी हूँ, और आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले ही आता है।
आप कोई बार बार मैं रटाया हुआ हूँ 324 भाग 15, लेकिन फिर भी आप रिकॉल करते रहो। उससे क्या होता है ना, कभी कभी चीजें वहां पर जब हड़बड़ाहट में बैठे रहोगे एग्जाम में, तो हड़बड़ाहट में वो अनुच्छेद याद नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब ऐसे बार बार चीजें करते रहोगे ना, तो आपके लिए समझो बाएं हाथ का खेल रहेगा, तो वो कभी भूलेगा ही नहीं। इसीलिए चीजों को हमेशा रिकॉल करते रहो। चलो भाग 15 जो है, भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा एक चीज और, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि सचिन तेंदुलकर को इन्होंने क्या बनाया, सचिन तेंदुलकर को इन्होंने इन्होंने 2024 के चुनाव के लिए इन्होंने इंडिया का एम्बेसडर बनाया हुआ है, या कहें कि आइकॉन बनाया हुआ है, नेशनल आइकॉन बनाया है चुनाव के लिए। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला शहर सौर शहर बनेगा, यानी पहली सोलर सिटी बनेगी। ध्यान रहे, ये यूपी की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। भारत की पहली सोलर सिटी तो आपको याद ही करवा दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी। कौन सी बनेगी भैया, ये बनेगी अयोध्या, अयोध्या नगरी, राम नगरी अयोध्या, उत्तर प्रदेश का ये सौर शहर होगा। सौर शहर का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो शहर होगा ना, वो ऑपरेट होगा सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, यानी उसमें जितनी भी एनर्जी खपत होगी, जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो सोलर प्लांट से आएगी। तो इसमें एनटीपीसी भी सहयोग कर रहा है और यूपी रेडा जो है वो भी सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अयोध्या टू बिकम फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बाई जनवरी 2024, ये एक खास बात है कि जनवरी 2024 तक ही ये अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, जो कि बहुत करीब है। अभी आप देख रहे हो 2-4 महीने और हैं। तो ये सब चीजें ये बता रहे हैं। अब इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, एक तो यूपी नेडा जो है ये मदद कर रहा है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग जो है ये काफी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें एनटीपीसी ग्रीन की भी मदद ली जाएगी। सरयू तट पर ये भी 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे। ठीक, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में जो सांची शहर है, ये सबसे पहला सोलर सिटी है पूरे भारत का। ठीक है, लेकिन इसका बनाने का तो तर्क था। क्यों तर्क था, क्योंकि ये है कर्क रेखा पर स्थित है। जब कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब है कि सूर्य जो है वो सीधे लाइन में पड़ता है, तो सबसे मैक्सिमम वो जो सोलर एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, लेकिन भाई रामनगरी है तो ये, और आगे हम लोग टारगेट भी बनाकर रखे हैं कि हम लोग 2070 तक पूरा पूरा वो हो जाएंगे, कार्बन मुक्त हो जाएंगे। तो भाई धीरे धीरे सबको बनना ही है, तो अभी ही सही। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश का रिवीजन एक बार कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में हर घर सौर अभियान शुरू किया लखनऊ और वाराणसी में। हर घर सौर अभियान अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने के मामले में ये टॉप पर रहा है। कन्नौज में ये उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किए हैं। कन्नौज को ही ये इत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का ओडीओपी योजना के तहत इन्होंने घोषणा कर रखी थी। जो लोग यूपी स्पेशल एग्जाम के हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 एक्सप्रेसवे वाला ये पहला देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हवाई पट्टी है 2 एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी ये बनाई गई है, और ये सिंगापुर के तर्ज पर बनाई गई है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी, और हरियाणा में देश की क्या, दुनिया की सबसे बड़ी सफारी पार्क ये घोषणा की गई। ठीक है, 13 एक्सप्रेसवे वाला ये है। आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला सिटी है। गिफ्ट डीड योजना शुरू की है अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश देख लो, यहाँ पर स्टैटिक है उत्तर प्रदेश। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, इसको लिखा किसने है, द बुक ऑफ लाइफ, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री आप जानते हो काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं ये, और यही है विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने ही द कश्मीर फाइल बनाई थी, और अभी इनकी रिसेंट एक और मूवी आई हुई है द वैक्सीन वार करके। तो द कश्मीर फाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए थे। द वैक्सीन वार अभी रिसेंट इनकी पिक्चर आई है। जो फिल्म आई हुई है वो डॉक्टर बलराम भार्गव ने लिखा है। ये कौन थे, अगर आपको याद हो तो एम्स के डायरेक्टर। तो इनकी एक पुस्तक है, इनके इनकी जो पुस्तक थी गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, इस पुस्तक पर आधारित इन्होंने मूवी बनाई है, और ये मूवी है द वैक्सीन वार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर जी ये वाली किताब छोड़कर बाकी सब बता डाले। ठीक है, इसके बारे में भी जान लो। ये जो भी रिसेंट किताब आई है लखनऊ में जिन्होंने अपनी अभी पब्लिश की है, मतलब कि लॉन्च किया हुआ है, इसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो इनके यूट्यूब चैनल का नाम, इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, आई एम बुद्धा करके, ऐसे कुछ करके है, आई एम बुद्धा है कि बुद्धा करके कुछ है। ठीक है, चलिए फिलहाल, हाँ भाई पैसा भिजवा देना, हमारे पास प्रमोशन किए हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो पिछले दिनों में आए हुए थे,
और इनका हम लोग देख लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से। तो अभी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लिखा था लीना कुमार ने। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पीएम मोदी जी के भाषणों पर आधारित एक पुस्तक थी ये। पिच साइड इसको लिखा किसने, अमृत माथुर ने। और हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और एंते प्रिया कविता काल, ये तीन पुस्तकें पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी, गोवा के गवर्नर हैं। ड्रंक ऑन लव ये विपुल रिखी ने लिखा है। कुछ अधूरे शब्द इसको आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। मानसून ए पोएम फॉर लव एंड लॉन्गिंग ये अभय के की पुस्तक है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी ने लिखा हुआ है। तो ये पुस्तकें हैं, इनको आप याद रखिएगा, पिछले दिनों में चर्चा में आई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया। तो खामती चावल और तंगस्ता टेक्सटाइल इसको अभी जीआई टैग मिला है, ये है अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देखोगे तीन प्रोडक्ट को बेसिकली अभी रिसेंटली मिला है, एक तो मैं बता चुका था कल या परसों की वीडियो में, और दो अभी और जब साथ में आ गया तो इसलिए तीनों को ले लिया गया। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो तो याक चुरुपी के बारे में मैंने आपको बताया था, याक चुरुपी के बारे में बताया था ना, अभी परसों शायद बताया था आपको कि वहां पर जो याक पाए जाते हैं ना, जो हिमालयी याक होते हैं, तो उनके दूध से बना करके एक पनीर बनाया जाता है, वही पनीर है याक चुरुपी। तो ये तो जानते थे आप। एक खाओ ताई है, खाओ ताई या खामती चावल इसे कहते हैं, इसको भी मिला है जीआई टैग। एक है दोस्तों तसांगता टेक्सटाइल, ये तांगसा टेक्सटाइल है, ये तांगसा टेक्सटाइल जो है इसको भी मिला है जीआई टैग, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये तीनों प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में बहुत दिन हो गए नहीं बताए हैं, एक बार फिर से सुन लो। देखो जीआई टैग किसे मिलता है, जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिक है, यूनिक है तो उसकी यूनिकनेस बरकरार रखने के लिए, साथ ही साथ उसकी ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए, जैसे जैसे कि कोई एक यूनिक प्रोडक्ट है वो किसी एक खास एरिया में उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है, तो उस खास एरिया में उत्पादन जो हो रहा है उसको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब इससे कई और फायदे होते हैं, हिडन फायदे कह सकते हैं, जैसे इसकी ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है अच्छा असली वाला ये होता है, असली वाला ये होता है जिससे जीआई टैग मिला हुआ है ना। लोग उसके नाम पर लोकल नहीं चिपका पाते। दूसरी बात ये होती है उसकी ग्लोबल मार्केटिंग हो जाती है, तो उसके जो किसान हैं उनकी स्किल के अनुसार उनको पैसे मिल पाते हैं, ठीक है, तो उसका दाम वगैरह भी अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ जो लिनियरिटी आ जाती है उसमें प्राइस में, फिक्स प्राइस हो जाता है, लोग बढ़ा चढ़ा कर नहीं बेच सकते हैं, तो ये सब फायदे होते हैं। तो जीआई टैग के लिए क्या किया गया कि 10-10 साल के लिए वैलिडिटी वाला ऐसा एक टैग सिस्टम शुरू किया गया जीआई टैग। तो 10-10 ईयर की वैलिडिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए 1999 में भौगोलिक संकेतक उत्पाद के लिए एक बिल पारित किया गया था, और ये बिल जो है ना, ये बिल जो है ये जाकर के एक्ट बनता है, यानी कि 4 साल बाद ये पास हो जाता है 2003 में। तो अधिनियम बना था 2003 में। अच्छा, पहला प्रोडक्ट बना था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, और जिसको मिला था फर्स्ट जीआई टैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पिछले कुछ रिवीजन है जीआई टैग के, इनको भी देख लो। एक और बात, जीएस सफलता बैच जो है क्लासेस में प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है, लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा एमजीटी ऐप पर। सारे सब्जेक्ट को इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट। तो आपको जीएस कहीं पर भी पढ़ना है एक बार इत्मीनान से, तो आप इसको पढ़िए लीजिए, और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है ये, और सबसे पॉपुलर बैच है एमजेटी एजुकेशन का। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, एमजेटी ऐप पर जाकर वीडियो कोर्स सेगमेंट जाकर के सब्जेक्ट वाइज में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली गई हैं इसमें, ठीक है ना, मतलब और सारे जो कोर्सेज हैं उसमें कुछ कुछ अलग अलग टीचर की भी हैं, लेकिन इस वाले में पूरा प्रॉपर तरीके से मेरी ही क्लासेज हैं, सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट का। तो आप इसको ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया जाता है, कोई भी डाउट हो या फिर कोई इशू आ रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों गगनयान मिशन के लिए कौन कर रहा है काम, इसरो कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसरो जो है चंद्रयान, मंगलयान और सौरयान के बाद अब लग गया है गगनयान पर। ठीक है, चलो आज मैं आप सब कुछ बता दूंगा आपको। फिलहाल तो गगनयान के लिए ना 3 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि पहले स्टेज में ना तो ये लॉन्च करेगा एक रोबोट टाइप का, जो यहाँ पर अभी ये योजना बना रहा है, जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। अभी डेट एग्जैक्टली नहीं सामने आई है, लेकिन इन्होंने कहा है बस बहुत जल्द हो सकता है कि इसी अक्टूबर के लास्ट तक लॉन्च कर दें। तो
ये गगनयान लॉन्च करेंगे जो ये वाला फर्स्ट स्टेज वाला, उसमें क्या होगा, उसमें एक मॉड्यूल भेजा जाएगा जिसमें केवल वो अपने आप को एग्जैक्ट कर सके, और अपने आप को कहाँ से मतलब जा करके उसको कहाँ तक, मतलब पूरा नहीं भेजा जाएगा, एक निचली कक्षा तक ही भेजा जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा कैसे जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आएगा ना, उसमें व्योममित्र को भेजा जाएगा। व्योममित्र को भेजा जाएगा। व्योममित्र नाम की एक रोबोट है, आपने देखा भी होगा फोटोज वगैरह में, वो रोबोट है, प्रॉपर तरीके से ह्यूमनॉइड है, तो उसको भेजा जाएगा। और वो जाकर के पूरा अंतरिक्ष में जाएगी और वहां का कैसा, मतलब मनुष्य के प्रति कितना अनुकूल चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या है, सारा कुछ वो ऑब्जर्व करके तब वो डाटा भेजेगी इसरो के पास। फिर तीसरा जो चरण होगा इसरो का, वो होगा आदमियों को भेजने का। तो तीसरी बार में आदमियों को भेजेगा इसरो, ठीक है ना। तो ये 3 चरण में लॉन्च किया जाएगा, जिसका पहला चरण जो होने जा रहा है, इसका अभी ही जल्द ही परीक्षण इसका शुरू करने की योजना बना रहा है। हो सकता है मे बी इसी अक्टूबर के एंड तक, या हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये लॉन्च कर दे इसरो। बिल्कुल इस पर काम तेजी से चल रहा है। तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका नाम दिया गया है एबॉर्ट मिशन 1। क्या? एबॉर्ट मिशन 1 नाम दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी वहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा, और अभी एग्जैक्ट डेट आई नहीं है। इसमें क्रू मॉड्यूल और क्रू स्केप सिस्टम पेलोड होंगे। देखो, स्केप करने वाला सिस्टम होगा कि कैसे कब स्केप कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी जो है और टेस्ट व्हीकल बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसरो के मिशन, कुछ मिशन है प्रमुख जिनको आपको याद रखना है। जैसे इसरो ने मंगलयान कब लॉन्च किया था? मंगलयान लॉन्च किया था दोस्तों 2013 में। 2013 में लॉन्च किए थे, 2014 में जाकर के ये पहुंचा था, ठीक है। तो 2013-14 दोनों लिख दो। चंद्रयान प्रथम की अगर बात करें, तो चंद्रयान फर्स्ट हम लोगों ने 2008 में ही लॉन्च कर दिया था। 2008 में ही लॉन्च कर दिया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 फिर हम लोगों ने कब लॉन्च किया? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 हम लोगों ने कब लॉन्च किया? चंद्रयान 3 हम लोगों ने लॉन्च किया 2023 में, अभी 14 जुलाई को 2023 में लॉन्च किए थे, और ये 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। चंद्रयान 3 था, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने आदित्य L1 या कहे सौरयान, ये कब लॉन्च किया? तो ये भी अभी सितंबर में, 2 सितंबर को लॉन्च किया था 2023 में ही। तो ये आदित्य L1 था। अभी हम लोग शुक्रयान की बात कर रहे हैं। शुक्रयान भी हो सकता है जल्द ही लॉन्च किया जाए। और इसके अलावा हम लोग समुद्रयान की भी बात कर रहे हैं। समुद्र के अंदर तलहटी में जाएंगे, समुद्रयान की बात कर रहे हैं। यहाँ शुक्रयान जो है ये शुक्र ग्रह पे जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये समुद्रयान हो गया। इसके अलावा एक ये गगनयान ले लो। गगनयान देख रहे हो कितने यान हैं, 3 चरण में ये जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बना? ये बन गया है दोस्तों त्रिपुरा। अब इसको लेने का तर्क क्या था? क्वेश्चन चौथा अमूमन नहीं लोग याद करते हैं। एक्चुअली में ये चौथा तो बना है, लेकिन ये पूर्वोत्तर का दूसरा बना हुआ है। साथ ही साथ इसी के साथ मैं ये भी बता दूंगा आपको कि पहला कौन बना है, फिर से रिकॉल हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, लेकिन पुराना हो गया तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो त्रिपुरा के ये आपको सीएम दिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइए जल्दी से। और त्रिपुरा ने अभी घोषणा कर दी है कि वो ई कैबिनेट बनने जा रहा है। ई कैबिनेट है क्या? ई कैबिनेट मतलब उसकी कैबिनेट में जो भी वर्किंग प्रोसेस होगा, जो भी कार्रवाइयां होगी, वो पूरी तरीके से डिजिटल होंगी। टेबलेट होगा, टेबलेट में ही डॉक्यूमेंट्स लेन देन चलेगा पीडीएफ की तरह, जैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और बाकी जगहों से लेते हो। तो ये से ये भी करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा राज्य ओवरऑल इंडिया का हो गया है, और पूर्वोत्तर का बन गया है दूसरा राज्य। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ये पहला बना था भारत का राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पहला ई विधानसभा वाला भी राज्य बना था, यानी अपनी विधानसभा में भी ई वाला सिस्टम, टेबलेट वाला सिस्टम लागू कर दिया था। इसके अलावा ई कैबिनेट वाला भी ये पहला राज्य बना था। तो पहला वाला हमेशा इंपॉर्टेंट होता, जानते हो, पहले प्यार की तरह पहला वाला नहीं भूलना चाहिए, पहला जरूरी है याद करना जी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के बारे में जानते हो? त्रिपुरा जो है कहाँ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कहां पर है? यहाँ पर। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। त्रिपुरा के सीएम है मणिक साहा, बीजेपी पार्टी से। अगरतला यहाँ की है दोस्तों कैपिटल। इसके अलावा अगर बात करें, जिलों की संख्या 8 है, विधानसभा में 60 है, और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट है। त्रिपुरा किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों मिजोरम से शेयर करता है, इधर ये शेयर करता है बांग्लादेश से, ऊपर असम से शेयर करता है। और झीलों की अगर बात करें तो कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर, ये झील है यहाँ पर। नेशनल पार्क में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये
अपने लेपर्ड की वजह से जाना जाता है। राजबरी नेशनल पार्क है, यहाँ पर बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे 2022 का किशोर कुमार सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोर कुमार सम्मान ये किसे दिया जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग ने दोस्तों किशोर कुमार सम्मान और लता मंगेशकर पुरस्कार दोनों की घोषणा की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा स्टैटिक में कि बताओ निम्न में से किस राज्य के संस्कृति विभाग के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार और किशोर सम्मान दिया जाता है? तो किशोर कुमार सम्मान हुआ या लता मंगेशकर पुरस्कार हुआ या तानसेन सम्मान हुआ, कौन देता है? मध्य प्रदेश देता है, ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल इसके दिए जाने की घोषणा हुई है, तो किसे मिलेगा? तो किशोर कुमार सम्मान मिलेगा दोस्तों धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र तो आप जानते हो अच्छे से, है ना, तारा सिंह के पापा। तो ये उत्तम सिंह जो है इनको मिलेगा लता मंगेशकर पुरस्कार और इनको मिलेगा, धर्मेंद्र को मिलेगा किशोर कुमार सम्मान। दोनों को 2022 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना, दिया गया 2023 में, लेकिन है ये 2022 का सम्मान। तो ये है धर्मेंद्र पाजी, भोपाल में धर्मेंद्र उत्तम सिंह टू बी कॉन्फर्ड विद किशोर और मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। चलो बाकी चीजें मैंने बता दिया। इस बार धनराशि थोड़ा बढ़ाई गई है, पुरस्कार प्राइस 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। और उत्तम सिंह संगीत निर्देशक हैं, धर्मेंद्र को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अब आप सोचोगे इसमें नया क्या है सर, परमाणु ऊर्जा वाली मिसाइलें तो हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। ये वो वाला नहीं है, ये है अलग। ये है परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली। अब तक जो आप देखते थे उसमें क्या था कि ऐसी मिसाइल हुआ करती थी और इसमें यहाँ पर जो पेलोड लगाया जाता था या जो वारहेड लगाए जाते थे ये हुआ करता था न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो इसे कहते थे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। लेकिन अब की बार ना यहाँ पर न्यूक्लियर यूज किया जा रहा है। ये जो यहाँ पर जो थ्रस्ट होता है, जो इसका ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उस फ्यूल के रूप में अब तक क्या यूज होता था, बहुत सारी चीजें यूज किए जाते थे, लिक्विड ईंधन के रूप में, लिक्विड फ्यूल के रूप में, ठीक है, केरोसिन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें यूज किए जाते थे, हाइड्रोजन तक यूज किए जाते थे। लेकिन अब की बार एक ऐसा चीज यूज किया गया है जो खत्म ही नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कभी जल्दी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए इसकी रेंज, जैसे अमूमन बाकी की रेंज कितनी होती थी कि चलो ठीक है बहुत ज्यादा करके 5,000 किलोमीटर की रेंज हो गई, या फिर 3,000 या क्रूज मिसाइलें होंगी 100 200 500 1000 किलोमीटर की रेंज की होंगी। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट कह सकते हो, ये घूमती रहेगी, ये चाहे तो चक्कर लगाती रहे 2-4 साल तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी न्यूक्लियर एनर्जी है, ये खत्म ही नहीं होने आएगी जल्दी, ठीक है। तो इसको इसमें क्या हुआ है कि ये न्यूक्लियर ऊर्जा से यानी परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली मिसाइल है और इसको भी किसने बनाया है? सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले रसिया, ठीक है ना। इसको सबसे पहला आने की आदत है, ठीक है। कभी कभी लूना 25 लेके बहरा पड़ता है चांद पर, लेकिन ठीक है। फिलहाल इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति को भेजा, लाइका कुतिया को भेजा, पहली वैक्सीन बनाई, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 1 विमान भेजा, बहुत सारी चीजें किए हुए हैं। तो चलो इसका भी क्रेडिट दे ही देते हैं इनको। तो ये जो है LM730 बुरेवेस्तिनिक, क्या है? बुरेवेस्तिनिक है, इस मिसाइल का ये नाम है, बुरेवेस्तिनिक, ठीक है। वैसे मिसाइल बुरी नहीं है, लेकिन बुरेवेस्तिनिक इसका नाम है, पूरा नाम है N9M730 बुरेवेस्तिनिक। तो इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, यूके मीडिया या कहें कि वेस्टर्न मीडिया इसको क्या कह रही है? वेस्टर्न मीडिया इसे कह रही है उड़ता हुआ चेरनोबिल, फ्लाइंग चेरनोबिल। चेरनोबिल क्या है इसको समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय द वे, जो लोग सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूछा जा सकता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चे में रही कौन सी मिसाइल जिसको उड़ता हुआ चेरनोबिल भी कहा जा रहा है। तो आप बना भी सकते हो अपने भी हिसाब से क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ये वही वाली मिसाइल है, ठीक है ना, बुरे वैस्तनिक। तो बुरे वैस्तनिक जो है ये उड़ता हुआ चेरनोबिल कहा जा रहा है। अब समझो चेरनोबिल का इतिहास क्या है। जब दोस्तों यूएसएसआर टूटा नहीं था, यूक्रेन भी इसी का पार्ट था, तो यूक्रेन वाले हिस्से में चेरनोबिल प्लांट था एक। चेरनोबिल बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था और उसमें लीकेज हो गई थी, और लीकेज होने की वजह से ना वो वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी फैलना शुरू हो गया और रेडियो एक्टिविटी फैल गई, इस वजह से बहुतों की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने भी यही कहा है, वेस्टर्न मीडिया ने भी, कि ये चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, और कहीं मान लो लीकेज हुआ या कुछ भी हुआ तो ये पूरा फैलाता हुआ चलेगा, है ना, वातावरण में पूरा रेडियो एक्टिविटी फैलाता हुआ चलेगा, और इसीलिए उड़ता हुआ चेरनोबिल इसे कहा गया है। चलिए, तो फिलहाल ये थी हमारी एनालिसिस। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा जरूर। अगर पसंद आई है
तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट करके एक प्यारा सा हमें छोड़ सकते हैं, जिसे मैं पढ़ूं तो मुझे भी अच्छा लगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है, इस वीडियो की नहीं, जो बाकी क्लासेस वगैरह होती हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पर भेजी जाती है। इस वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। बहुत खूबसूरत ऐप है, आप जाइए उसको देखिए तो मजा आ जाएगा। फिलहाल कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि 3 नए जिलों के निर्माण के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो 53 जिले हो जाएंगे। तमिलनाडु के तत्त मंदिर को महाबलीपुरम में दोस्तों इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया था 1984 को। और पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कौन कौन सी आई थी? 1983 में आई थी ताजमहल आगरा का, आगरे का किला, इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफा, याद रखना। आज क्या है? आज आपको बताना है एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं और कितने जीते हैं, ये भी कोशिश करना बता देना। कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर याद होगा आपको। वैसे मैंने एशियन गेम्स पर वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं, पूरा डीप एनालिसिस में है। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी, ये भी बता देना आप, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी बताओ डिटेल में जरूर आंसर करो। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताओ। सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, अगर यहाँ तक आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, कर लो यार। इतने लोग देखते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।